तो ठीक है भाई, समय आ गया है स्टार्ट करने का कोडिंग का। तो आपकी ब्लॉग ना लगा करके सबसे पहले मैंने आईडी लगा दिया है। तो अब वो समय आ गया है जब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है आपके सामने हेलो वर्ल्ड का, ये या तो आप लिख चुके होगे या आपने पढ़ रखा होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो जावा पढ़ने आया हो यहाँ पर उसने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ना देखा हो। बट आज ये एक पहला ऐसा इंटरेक्शन होने वाला है जिस मतलब जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि क्यों आपको जावा फॉर न्यूबीज लेवल अप योर प्रोग्रामिंग विद नितिन को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर पे कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा। अगर मैं ना बता पाऊँ तो कमेंट में जरूर बताना कि नहीं ये तो मुझे पहले से पता था। अगर कुछ बताया है तो अप्रिशिएट करना भाई। और सब्सक्राइब कर लेना सब लोग, और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि हो सकता है मैं कभी लाइव सेशन करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करते हैं। मैं खोल लूँ, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिस पे मैं ये एक एक चीज कवर कर सकूं। हम इसमें एक एक वर्ड जो लिखा है ना, एक एक डॉट लिखा हुआ है, वो सब कवर करेंगे और पूरी तरह से समझेंगे कि कौन सी चीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक, ये पब्लिक लगभग सेम है। इनको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। इनके बारे में सेपरेट डिटेल रहेगी। तो एक्सेस करने के लिए जो स्पेसिफायर्स होते हैं उनको, मतलब कोई चीज आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, तो मतलब ये टेक्निकल टर्म भी बता रहा हूँ, अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको सब समझ जाएगा। तो चार तरह के होते हैं ये: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। पब्लिक आपको देखने को मोस्टली मिलेगा। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये पता नहीं होता पब्लिक प्राइवेट रखने से फर्क ही क्या है। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट की सिक्योरिटी है। जैसे अब आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हो तो आप उसमें ऑप्शन होता है कि आप उसको प्राइवेट रखना चाहते हो अकाउंट को या पब्लिक रखना चाहते हो। तो क्या डिफरेंस होता है एक्चुअल में दोनों? पहला डिफरेंस ये होता है कि आप जो कुछ भी अपनी रील्स में पोस्ट करोगे वो केवल वो ही लोग अ, देख सकते हैं जो आपके फॉलोअर है, और आपको फॉलो रिक्वेस्ट आएगी, आप एक्सेप्ट करोगे तब आपके फॉलोअर बनेंगे। जबकि जो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं उसमें फॉलो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं आती है, सीधे लोग फॉलो कर लेते हैं और कोई रिक्वेस्ट नहीं जाती है, सीधे आपने क्लिक दबाया, हाँ आप फॉलो करना शुरू कर दिए। उसके बाद उसमें जो कोई भी रील डालेगा वो दुनिया में कोई भी देख सकता है। आपके अकाउंट में कोई ऐसे गया खटाक से देखा, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है इंस्टाग्राम का तो कोई भी देख सकता है, प्राइवेट के केस में नहीं देख सकता है। सेम चीज प्रोग्रामिंग में होती है। बिल्कुल जावा जो है पूरा रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। पब्लिक मतलब कंपाइलर को पता है कि जो पब्लिक क्लास है उसी के अंदर में मेथड होगा, तो वो प्राइवेट क्लासेस को खोज नहीं जाएगा। वो भी इसको भूल जाते हैं, प्राइवेट वाले को भी बात करते हैं। तो उसको क्या ढूंढना है कंपाइलर को पता है कि भैया मेन मेथड को हमें ढूंढना है। मेन मेथड क्या है? हमारा एंट्री पॉइंट है भाई। प्रोग्राम कहीं चलेगा तो एंट्री पॉइंट होगा ना कहीं पर पे, तो उसको पता है। तो पब्लिक का मतलब ये है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। पहली चीज, नंबर से चलते हैं, मेन मेन सब समझाऊंगा। क्लास, जॉब, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। लेट मी करेक्ट इट अगेन, इट्स नॉट कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट्स ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर प्रिमिटिव्स भी होते हैं। केवल सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं है, प्रिमिटिव्स भी हैं। इसका रीजन ये है, ठीक है। तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन हाँ इट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच एनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी विद प्रिमिटिव्स एज वेल, ठीक है। अब ये क्या है? ये इस क्लास का नाम है, ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना नाम लिख दो, एबीसी लिख दो, कुछ भी लिख दो। केवल कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि क्लास के नाम में या तो आप ए से लेके जेड तक की वैल्यू यूज करोगे, वो छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जावा इज टाइप सेंसिटिव है, मतलब केस सेंसिटिव है, तो मतलब कैपिटल एच और स्मॉल एच दोनों अलग अलग है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू यूज करते हो तो यही नंबर्स होते हैं। उसके अलावा दो स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो जो कि होते हैं अंडर स्कोर और डॉलर। तो आप उनको शुरू में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, आखिर में। रूल सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये जो वैल्यू है और ये जो फाइल का नाम है ये सेम होना चाहिए अगर तुम एक पब्लिक क्लास लिख रहे हो। बस ये एक रूल होता है। अगर मैं इसे यहाँ पर पे अंडर स्कोर लगा दूं तो ये एरर दे रहा है यहाँ पर पे। ये एरर देगा, कहेगा रीनेम करा लो इसको, ठीक है। अब अंडर स्कोर से एक फाइल स्टार्ट हो रही है और उसका नाम कुछ भी है, ये वैलिड है। मैं इसको चलाऊंगा, ये चल जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। चल जा भाई, चल गया, ठीक है। अब मैं इसको वापस रीसेट कर दूं, अभी नहीं यार, और चेंज करके दिखाता हूँ कुछ। अब मैं डॉलर भी लगा देता हूँ यहाँ पर पे।
तो ये फिर वही कंप्लेन करेगा कि भैया रीनेम कर लो फाइल को। अब एक ऐसा वेरिएबल लगा के देख लेते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर है लेकिन दोनों का पार्ट नहीं है। अब देखो ये यहाँ पर पे जैसे मैं इसको लगाऊंगा ये एरर देने लग जाएगा, कोई दूसरा लगा देता परसेंटेज लगा देता हूँ एरर देने लग जाएगा, कुछ और लगा देता हूँ हैश लगा देता हूँ एरर देने लग जाएगा। तो स्पेशल कैरेक्टर केवल कहने का मतलब क्या है कि वही दो चलेंगे, ठीक है। नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्योंकि मैं आईडी यूज कर रहा हूँ तो देखो खटाक से मेरे पास रीनेम का आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से। नोटपैड पे कर रहे होते तो घिस रहे होते फिर मैन्युअली। आईडी इज गुड। अच्छा मैं बता देता हूँ मैं IntelliJ यूज कर रहा हूँ और इसके लिए जो मैंने शॉर्टकट्स डाले हुए हैं वो Eclipse पे डाले हुए हैं क्योंकि इंटरचेंजेबली मैं यूज करता हूँ Eclipse और IntelliJ दोनों को। तो अब क्या होता है कि जो फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट्स हैं कुछ टाइप करने के शॉर्टकट्स हैं तो जो भी शॉर्टकट्स अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर पे तो वो असल में Eclipse के होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो आपके में हो सकता है वो नहीं चलेंगे। उसको सेट करने के लिए आप यहाँ पर पे जा करके और यहाँ पर पे फॉर्मेटिंग में जा करके ना Eclipse ऐसे सर्च करोगे तो यहाँ पर पे हाँ ये देखिए की मैप में एक्लिप्स अगर आप सेलेक्ट करोगे तो एक्लिप्स का चलेगा। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो विंडोज, ठीक है। तो ये सेट कर लेना। यहाँ तक क्लियर है, मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। ये पब्लिक भी यही पब्लिक है, मेथड्स के साथ भी लगता है क्लासेस के साथ भी लगता है। स्टैटिक पे भी थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है। स्टैटिक पे आएंगे अभी। वॉइड और मेन। वॉइड का मतलब है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता। वो मेथड्स जो कुछ रिटर्न नहीं करते उनके आगे वॉइड लिखा जाता है, ये ट्रेडिशन है, ठीक है। बस इसका इतना मतलब है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मेन मेथड। अब इसका नाम मेन ही क्यों है? सर्वप्रथम ये बात, तो इसका नाम कुछ भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं कि मेन रखना ही था इसलिए मेन है। इसका भी कोई इसका नाम एबीसी हो सकता था। एबीसी मेन मेथड का मतलब ये है, ये एक एंट्री पॉइंट है। मेन गेट हम लोग यूज करते हैं ना, घर का मेन गेट होता है तो वही एक एंट्री पॉइंट होता है। तो वो एक ट्रेडिशनल उसको जैसे जावा को कनेक्ट किया गया है हमेशा रियल ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब जो जो वर्ल्ड से मैप हो सके ठीक से ताकि आप उसे समझ सको। तो मेन गेट की तरह ये मेन गेट है। तो क्या होता है कि जब भी कोई लैंग्वेज बनती है उसके ना सेट ऑफ रूल्स लिखे जाते हैं। उस सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकेशन। मतलब उस सेट ऑफ रूल्स को कहीं लिखा जाता है और उसके ऊपर कंपाइलर चलता है। तो वो रूल्स लिख करके कहीं पब्लिश करे जाएंगे ना ताकि सामने वाले को पता हो कि भैया हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे संविधान है। तो अब आप हेलमेट लगा के नहीं चला रहे हो, ठीक है। तो पुलिस वाला आपको रोकेगा, आपका चालान होगा। तो सोचो क्यों चालान हो, क्यों हेलमेट नहीं लगा रहे हो। तो आप उसके कहने से थोड़ी मान ले रहे हो कि हेलमेट लगाना नेसेसरी है इंडिया में। इसके पीछे कोई आईपीसी की धारा है, ठीक है। उसके पीछे कोई इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट में कोई एक धारा लिखी गई है कि भैया अगर ये ऐसे करोगे तो संविधान के हिसाब से ये गलत है ना। ऐसे रूल्स बनाए गए हैं आईपीसी में। ठीक ऐसे ही जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसके सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड किए जाते हैं जिनको फॉलो कौन करता है? जो पुलिस वाला होता है, यानी कि कंपाइलर, जो देखेगा सब ठीक है कि नहीं ठीक है। नहीं ठीक है तो तुमको पता है भैया ये गड़बड़ा, ठीक है। तो वो सेट ऑफ रूल्स, अब वो सेट ऑफ रूल्स जैसे हमारे संविधान में लिखे हुए हैं वैसे ही इनका भी एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है उसका नाम? स्पेसिफिकेशन। जावा स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा आराम से। जब जावा इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम में पड़ा होता है, इंटरनेट कर लेना तो पता चल जाएगा कहाँ पड़ा होता है। पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना उसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अगर पढ़ सकते हो और तुम्हें समझ में आ रहा है तो उससे बेस्ट कुछ है नहीं। अगर तुम्हें वो स्पेसिफिकेशन पढ़ के प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है उससे ऊपर कुछ नहीं है, बेस्ट है वो। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा कंपाइलर लैंग्वेज लिखा जाता है। तो कंपाइलर के जब रूल्स बनाए गए तो उसमें लिख दिया गया कि भैया इतनी चीज फिक्स है, कुछ नहीं हो सकता। ये होगा तभी हम एंट्री लेंगे, हम इसको एंट्री गेट मानेंगे, ये एंट्री गेट का सिग्नेचर है। तो एक पब्लिक क्लास होगी, उसका एक पब्लिक मेथड होगा जो कि स्टैटिक का होगा। वॉइड उसका रिटर्न टाइप होगा और उसका नाम मेन होगा और उसके अंदर एक ये आर्गुमेंट पास हो रहा है। अब इसको, ये कौन है चाचा अलादीन? ये चाचा अलादीन क्या है कि मान लो तुम्हें प्रोग्राम रन करते समय ऐसा इनपुट कुछ देना है तो यहाँ पर पे तुम्हें कुछ लिखना पड़ता है ना। अब हो सकता है तुम्हें एक से ज्यादा आर्गुमेंट देना हो सकता है तुम्हें 10 देने हो सकता है एक देना हो सकता है 5 देने हो सकता है अलग अलग तरह के देने हो। तो इन्होंने क्या किया, सब कुछ स्ट्रिंग बना दिया। स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ रैप किया जा सकता है, इंटीजर और सब कुछ चीजें, सब स्ट्रिंग ही है ना, सब कुछ स्ट्रिंग है। तो वो एज अ स्ट्रिंग अंदर आ जाएगा। यहाँ पर पे एक ऐसा एरे बना दिया जो कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है, इसको हैंडल किया। अब ये जो है इसका नाम तो कुछ भी रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं, पता नहीं क्यों। ये एक वेरिएबल का नाम है, तुम इसको कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे सिग्नेचर में केवल दो वेरिएंट हैं जिस पे इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है। क्या स्टैटिक पब्लिक वॉइड में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टैटिक पब्लिक वॉइड में लिख दीजिए, प्रोग्राम को चला दीजिए, आपका प्रोग्राम कंप्लेन नहीं करेगा, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक वेरिएंट और है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि इसको ना ऐसे रिप्लेस किया जा सकता है 3 डॉट्स से, है ना। तो ये भी क्या होता है, डायनेमिक एरे टाइप का होता है।
जो कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अगर ये कोई पूछ ले और तुमने इसका जवाब दे दिया इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर, तो बिल्कुल मतलब वाहवाही हो जाएगी तुम्हारी। अभी स्टैटिक बचा है, तो अब थोड़ा ना कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं कि कन्वेंशंस क्या होते हैं, कैसे क्या कहानी होती है, क्या रूल्स होते हैं। तो देखो, अभी मैंने बताया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सही और गलत की बात हुई। अब बात करते हैं सही तरीके की, ठीक है? तो सही तरीका क्या है? 1 मिनट में बस एक फाइल खोल लूँ मैं, कुछ भूल ना जाऊँ कवर करना। क्लास नेम मैंने कवर कर लिया, क्लास, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी 2 चीज़ें बची हुई हैं, अभी मैं स्टैटिक समझाऊँगा और क्लास समझाऊँगा। अभी कन्वेंशन की बात कर लेते हैं पहले। हेलो वर्ल्ड में एच बड़ा है, यहाँ पर पे जब आप मेन देख रहे हो तो एम छोटा है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है ताकि पता चले डेवलपर्स को कि कौन सी चीज़ क्लास है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो पता चल रहा है कि सिस्टम एक क्लास है, लेकिन प्रिंटलन एक मेथड है, ठीक है? आउट एक वेरिएबल है उसके अंदर, ठीक है? ये इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस है कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल है ये उसका, ठीक है? ये प्रिंट स्ट्रीम उसकी क्लास है, और इस प्रिंट स्ट्रीम के अंदर वो होता है कंट्रोल ओ प्रिंटलन। तो देखो, प्रिंटलन यहीं पर भी लिखा हुआ है, प्रिंट के इतने सारे मेथड होते हैं, ठीक है? तो ऐसे पता चल रहा है कि कौन सी चीज क्या है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है। तो हमेशा तुम्हें ना कैपिटल एच के साथ, कैपिटल कैरेक्टर के साथ तुम्हें क्लास को स्टार्ट करना है, स्मॉल के साथ मेथड और वेरिएबल को स्टार्ट करना है। अगर तुम कांस्टेंट बना रहे हो, तो तुम्हें सब कुछ कैपिटल में लिखना है, स्पेसेस की जगह अंडरस्कोर यूज करना है। ये सब मैंने ब्लॉग में लिख दिया है, ये सब मैं ब्लॉग अभी डाल दूंगा। ये लेक्चर डालने के बाद जब ये आप देख रहे होगे तो ब्लॉग लाइव होगा, सब स्टैक पे जाके पढ़ लेना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास, अब क्लास और स्टैटिक 2 चीजें बची हैं, अभी क्लास को समझ लेते हैं। जावा में सब कुछ क्लास है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्लास बेस्ड, ठीक है? वहां सब कुछ ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में होता है। तो ऐसे समझो कि पिरामिड बनाना है, तो पिरामिड एक एप्लीकेशन है, और जो एक एक ब्रिक था, जो क्यूब ब्रिक था उसका, वो एक क्लास है। तो ऐसे ही आपस में रिलेशनशिप से बनता है। इतना बहुत है अभी समझने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब ये अभी कोड जो अभी चलना स्टार्ट नहीं हुआ, जब ये रन कर दिया हमने, तो वो डायनामिक, वो बन गया रन टाइम में, ठीक है? स्टैटिक और डायनेमिक, चाहे वो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में, ओवरलोडिंग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, क्योंकि उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो तभी एक्शन में आती है जब वो चल रहा होता है ओवरराइडिंग के केस में, और ओवरलोडिंग के केस में पहले ही आ जाती है। ये सब अभी जब मैं बनाऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह को, तो तुम आगे सीखोगे। अभी मैं एक क्लासिक एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने ब्लॉग में बनाया था, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो मैं दिखाता हूँ कि ब्लॉग में शायद मैंने ये नहीं डाला है। तो अभी मैं स्टैटिक समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं प्रॉब्लम लेके आता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ कि ये जो वैल्यू है, मान लो ए की वैल्यू जो है वो 2 है, और कभी भी ऐसे वेरिएबल नहीं रखना, ठीक है? कभी भी ऐसे ए बी सी नहीं रखना है। रुको, मैं भी इसको रख देता हूँ 2, या वैल्यू 1, और इसको रख देता हूँ छोड़ो, वैल्यू 2। चलो ठीक है यार, मतलब मैं हो सकता है इसमें प्रोग्राम में यूज करूंगी थोड़ा सा सेक ऑफ इजीनेस, बट आप लोग हमेशा वैल्यूज वगैरह यूज करना, 2 रख सकते हो, वैल 2 रख सकते हो, वैल 3, मतलब सोचना चालू कर दो वेरिएबल्स के नाम के फॉर्म, ठीक है? अब यहाँ पर पे मैं यहाँ पर पे इसकी वैल्यू केवल प्रिंट करूंगा, वैल्यू 2 इज, उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर पे और वैल्यू 2 को प्रिंट कर दूंगा। माउस नहीं चल रहा ठीक से, वैल्यू 2, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ क्या करूँ, अगर इसको 2.5 कर दूँ, प्रॉब्लम है? इसको कैसे पता चल गया? इसको इसलिए पता चल गया क्योंकि पीछे ना एक कंपाइलर का इंस्टेंस धीमे धीमे चल रहा है, जो स्टैटिक चीजों को चेक कर सकता है। तो कंपाइल टाइम पे कुछ एरर्स आती हैं, और कुछ एक्सेप्शंस आती हैं रन टाइम पे। तो कोई चीज अभी लिखी है आपने जब, तो वो ठीक है, लेकिन जब वो प्रोग्राम बना, तो जब वो कैलकुलेशन करने गया उस समय गड़बड़ हो गई, तो वो रन टाइम पे आती है, तो एक्सेप्शंस थ्रो होती है। जो कंपाइल टाइम पे होता है उसके लिए एरर्स होती है, तो एरर्स आर गुड, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे तुम्हें पता चल जाता है। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है? यहीं पर एरर दे रहा है, तो चलेगा तो नहीं। ये देखो, इनकम्पेटिबल टाइप्स की इसने एरर दे दी। अब सेम चीज तुम देखना मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 2.5 ही वैल्यू जनरेट करानी है मुझे, मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 डिवाइड बाय वैल्यू 1। अब देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्लेन ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। उसके अंदर केवल ये रूल लिखा गया है कि भैया, कि एक इंटीजर की वैल्यू जो होती है वो इंटीजर होनी चाहिए, डबल या फ्लोट नहीं होनी चाहिए। दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई। अभी वो ये इसकी वैल्यू रख ही कहाँ पा रहा है? अभी इसके पास मेमोरी नहीं है, मेमोरी एलोकेट होगी रन टाइम पे, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब वो मेमोरी में बेचारा रखेगा, तब वो सारी कहानी करेगा।
अभी उसके पास बेचारे के पास जगह ही नहीं है, तो कंपाइल टाइम के हिसाब से ठीक है। तो ये सब कब कैलकुलेट होगा? डायनेमिक टाइम पे। स्टैटिक टाइम पे क्या है? जो क्लास को बिलोंग करता है। तो क्लास को बिलोंग करने के लिए जैसे मतलब ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। जो चीजें क्लास को बिलोंग करती हैं वो स्टैटिक होती है। जैसे स्टैटिक मेथड है, वो क्लास को बिलोंग करेगा। स्टैटिक वेरिएबल भी क्लास को बिलोंग करेगा। वो जब मैं अभी ऑब्जेक्ट और स्टैटिक के लिए डेडिकेटेड एक ब्लॉग बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे चलता है। लेकिन अभी तुम ये समझो कि स्टैटिक जो होता है वो कंपाइल टाइम है, बिलोंग्स टू क्लास है, और क्लास भी कंपाइल टाइम होती है, ऑब्जेक्ट रन टाइम होता है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग फेनोमेना है, इसको दिमाग में बैठा लो। की चीज कम ठीक है। कंपाइल टाइम या स्टैटिक बोलो तो एक ही चीज है, डायनेमिक और रन टाइम बोलो तो भी एक ही चीज है। ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो रन टाइम की बात हो रही है, और हम अगर क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो कंपाइल टाइम की बात हो रही है। अब इसको स्टैटिक बनाया क्यों गया? इसको स्टैटिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। अगर ये इसको स्टैटिक नहीं बनाते तो इन्हें अननेसेसरी एक ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करना पड़ता, उसके बाद इस मेथड को कॉल करना होता। इसको बचाने के लिए ये काम कर दिया। ठीक है। ये एग्जांपल मुझे लगता है कि काफी सही दे दिया है मैंने, तो इससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि स्टैटिक होती क्या चीज है। मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर करे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा किसी से कोई क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में, वाइवा में, किताब में कहीं पूछा गया है, मुझे बताओ, मैं उसको भी आंसर करूंगा। इतना तुम समझ गए। वाइवा में मोस्टली ये क्वेश्चंस लिखवाए जाते हैं, फैक्टोरियल और ये सब, तो यही सब चीजों पे घुमाते हैं कि पब्लिक होगा, कि क्या होगा, कि ये होगा, कि क्या तुम प्राइवेट यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। प्रोडक्ट यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या तुम इसे पब्लिक प्राइवेट प्रोडक्ट बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर तुम इसे प्राइवेट बना दो, इसके अंदर मेन मेथड हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या तुम इसको स्वैप कर सकते हो? नहीं स्वैप कर सकते हो। क्या तुम इसे खाली छोड़ सकते हो? हाँ, छोड़ सकते हो। क्या तुम इसकी जगह कुछ और लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। 2 ही ऑप्शन है, वो मैंने दोनों बता दिए। तो इसी तरह क्वेश्चन है, मैं जब ब्लॉग लिखूंगा तो उसमें थोड़े क्वेश्चंस और डाल दूंगा। अगर मेरे दिमाग में कुछ भी आएगा उसको वहां से फॉलो कर दो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं पर पे बुकमार्क करके रख लेना, जो मैं ब्लॉग बना के दूंगा सफिशिएंट है बस। ऐसे ही एक एक टॉपिक को पकड़ के अपन कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।